हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज के वीडियो में फिर से हम आपके लिए जो हमने आपकी मैराथन शुरू की हुई है हिंदी मिरर पर, उसके हम 4 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, आपको पता ही है। और मुझे लगता है वो प्रैक्टिस सेट आपको बहुत पसंद आए होंगे। आज आपका 5वां प्रैक्टिस सेट है और आप मुझे कमेंट बॉक्स में नहीं बताते हैं। मैं कई बार कह चुकी हूँ कि ये प्रश्न आपको पसंद आ रहे हैं या नहीं। और दूसरी बात कि आपके कितने उसमें से सही जाते हैं। मैं बोलती हूँ कि मैं आपके लिए 25 क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ। अगर आप इसमें से 20 सही कर लेते हैं तो लगता है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपको और भी तैयारी की ज़रूरत है। अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की है तो आप ये जो प्रैक्टिस सेट हैं इनको करके भी अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपको एमसीक्यू ही नहीं मिल रहे हैं, साथ में एमसीक्यू से संबंधित संपूर्ण जानकारी भी प्राप्त हो रही है। और इसमें आपकी सारी यूनिट, जितनी आपकी 6 यूनिट हैं, उनसे संबंधित मिले जुले प्रश्न हैं। तो इससे क्या होगा, आपके प्रश्न भी तैयार होंगे और साथ में आपकी यूनिट, जो कि आपकी 6 यूनिट है, सारे जितने उसमें टॉपिक्स हैं सब आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। कितने सारी यूनिट में जितने भी टॉपिक्स हैं सबके मिले जुले प्रश्न लिए जा रहे हैं 25 क्वेश्चंस में। और दोस्तों ये आज मतलब ये मत समझिए कि आपको सिर्फ मैं 2-4 ही मैराथन की दौड़ कराऊंगी। आपको मैं कम से कम 25 के आसपास, अगर आपको और भी रिक्वायर रही तो मैं और भी डालूंगी आपकी मैराथन दौड़ की। ये जो आपके टॉपिक्स चल रहे हैं, आपकी जो ये प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, तो ये मैं आपको कराती रहूँगी। दोस्तों सारे ही क्वेश्चंस आज की वीडियो के बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पूरी वीडियो ज़रूर देखिए। मैं ये कह रही हूँ कि आज सारे क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण हैं। वीडियो बहुत अच्छी जाने वाली है। अगर आपने पूरी नहीं देखी तो हो सकता है आप बहुत अच्छे प्रश्न अपने हाथ से या अपनी नोटबुक से गायब कर दें। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपका कंसेप्ट और आपकी जो प्रैक्टिस सेट है, कंसेप्ट जो मैं बताती हूँ कि मैं बाद में आपका कंसेप्ट भी क्लियर करती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन से संबंधित जो है। दोस्तों वीडियो में जो आज ही जुड़े हैं चैनल से, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें। साथ में क्या है, आपको जो नोटिफिकेशन तभी मिलते हैं जब आप सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन हिट करते हैं। और जो दोस्त पहले से जुड़े हैं, करिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर। पसंद आती है तो वीडियो। चलो प्रश्न शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को महान आत्मा अथवा महात्मा कहना प्रारंभ किया था? पहले ही वो महात्मा नहीं थे, उन्हें महात्मा किसने कहा था? तो बताइए किसने कहा था। आर.सी. मजूमदार, एस.सी. बोस, आर.एन. टैगोर या डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू? बताइए इन चारों में से उनको किसने महात्मा कहा था या महान आत्मा कहा था? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, आर.एन. टैगोर यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा कहा था। चलिए डिटेल देख लीजिए इसकी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महान आत्मा अथवा महात्मा कहकर संबोधित करना प्रारंभ किया। 12 अप्रैल 1919 को टैगोर जी ने गांधी जी को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने गांधी जी को महात्मा कहकर संबोधित किया था। गांधी जी को महात्मा नाम से सबसे पहले 1915 में राजवैद्य जीवराम कालिदास ने भी संबोधित किया था, किंतु प्रश्नगत विकल्प के अनुसार सही उत्तर आर.एन. टैगोर होगा। दोस्तों इसमें तो आपने पढ़ लिया, लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर बताती हूँ आपको, क्योंकि जब महात्मा के लिए प्रश्न बनता है गांधी जी का तो रविंद्रनाथ टैगोर जी का ही नाम आता है। ये आपको एक्स्ट्रा जानकारी मिल गई है, अच्छी बात है, हमें भी मिल गई है आपके साथ साथ। तो रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में ही प्रश्न बनता है वहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। बादशाह अकबर के पुत्र शहजादा मुराद की मृत्यु हुई थी। बीमारी की वजह से, दुर्घटना की वजह से, अधिक मद्यपान की वजह से, युद्ध में घायल होने की वजह से? अकबर का पुत्र शहजादा मुराद, ठीक है, इसमें बताना है उनकी मृत्यु कैसे हुई थी। तो मुझे लगता है सभी दोस्तों ने इसका उत्तर लगा लिया होगा। तो बताइए दोस्तों, आपका सही जा रहा है या नहीं जा रहा है? तो हमारा तो उत्तर है अधिक मद्यपान की वजह से, यानी कि जो वो ज़्यादा मद्यपान तो सभी समझते हैं ना कि शराब पीना, ये मदिरा पीना, उसकी वजह से इनकी मृत्यु हुई थी। चलिए इनकी डिटेल बता देते हैं आपको। यहाँ पर डिटेल दी गई है। बादशाह अकबर के पुत्र शहजाद मुराद की मृत्यु अत्यधिक मद्यपान की वजह से हुई थी। उनकी मृत्यु 12 मई 1599 को लाहौर में हुई थी। शहजादा मुराद बादशाह अकबर का सलीमा बेगम से 1757 ईस्वी में उत्पन्न द्वितीय पुत्र था। शहजादा मुराद
बादशाह अकबर का सलीमा बेगम से, ठीक है, द्वितीय पुत्र था। वह काबुल तथा दक्षिण में कई महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हुआ तथा दक्षिण में अहमदनगर सल्तनत से बरार प्रांत को प्राप्त करने में वह सफल रहा था, परंतु वह मदिरा ज़्यादा पीता था जिससे उसकी मृत्यु हो गई। भारतवर्ष में महायान संप्रदाय के साहित्य की भाषा क्या थी? देखिए कितने अच्छे प्रश्न जा रहे हैं, मुझे खुद को भी बहुत अच्छे लग रहे हैं ये प्रश्न, और मुझे उम्मीद है आपको भी पसंद आ रहे होंगे प्रश्न सारे। देख लीजिए, भारतवर्ष में महायान संप्रदाय की साहित्य की भाषा क्या थी? तो तीसरे का आपका उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। जो थी वह संस्कृत थी, महायान संप्रदाय के साहित्य की भाषा। चलिए इसकी डिटेल यहाँ पर देख लेना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए, और आगे भी इसमें डिटेल है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अंग्रेज भारतीयों का रक्त चूस रहे हैं, यह विचार किससे संबंधित है? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, शायद नहीं पढ़ा हो अभी तक आपने कहीं। देख लीजिए, दादा भाई नौरोजी, विरोशा मेहता, आरसी दत्ता, एमजी रानाडे। तो बताइए किसने कहा कि अंग्रेज जो है भारतीयों का रक्त चूस रहे हैं? कहा तो था, लेकिन बहुत अच्छा कहा जिसने भी कहा, हम बताते हैं ये किसने कहा है। अगर आपका उत्तर सही है तो देख लीजिए, सी आरसी दत्ता ने कहा कि अंग्रेज जो है भारतीयों का रक्त चूस रहे हैं, ठीक है। रस भी निकाला ही उन्होंने भारतीयों का, काम करवा कर उनसे। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के दुष्परिणामों और अर्थव्यवस्था में बुरे रूप से सरकारी हस्तक्षेप पर प्रकाश डालते हुए आरसी दत्ता ने अपना विचार व्यक्त किया कि अंग्रेज भारतीयों का रक्त चूस रहे हैं। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में थी। इनका पूरा नाम रमेश चंद्र दत्ता था। अब आपको ये भी पता चल गया, एमसीक्यू में तो आपको सिर्फ इतना ही पता चला कि किसने कहा, लेकिन आपको ये भी पता चल गया कि उन्होंने कहाँ कहा ये बात, कहाँ कही उन्होंने बात, उन्होंने अपनी पुस्तक के द्वारा ये बात कही थी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अयोध्या निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? बहुत आसान प्रश्न है, सभी ने उत्तर लगा लिया होगा, एकदम बोलते ही समझ गए होंगे कि अयोध्या कहाँ स्थित है। अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको आंसर बताते हैं, जिनको पता है उनका सही जाना चाहिए आंसर। तो घाघरा नदी, अब घाघरा नदी पर अब सभी जानते हैं कि अयोध्या का जो प्रश्न बनता है वह सरयू नदी को लेकर बनता है, घाघरा शायद नहीं बनता है, तो घाघरा ही सरयू नदी है। इसकी डिटेल आपको दिखाते हैं। चलिए, अयोध्या घाघरा सरयू नदी के दाहिने तट पर स्थित है। सरयू नदी को घाघरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, शायद आपको सिर्फ इतना ही पता था कि अयोध्या सरयू नदी के किनारे है, परंतु आपको ये नहीं पता था कि इसको घाघरा नदी भी बोला जाता है। तो आज आपको नई जानकारी मिली। मैंने शुरू में ही कहा था कि वीडियो आप पूरी ज़रूर देखना, प्रश्न बहुत अच्छे हैं और आपको पसंद आएंगे। यह गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है जो अपने उद्गम स्थान से लगभग 970 किलोमीटर बहती बलिया और छपरा के बीच गंगा नदी में मिल जाती है। अब यहाँ से एक एमसीक्यू और आपका तैयार हो गया। इसे काली नदी व शारदा के नाम से भी जाना जाता है। घाघरा नदी को और किस नाम से जानते हैं? काली नदी व शारदा के नाम से भी और सरयू के नाम से भी। तो देखिए कितनी अच्छी जानकारी प्राप्त हुई आपको। 2013 में भारत का कौन सा राज्य चीनी सर्वाधिक उत्पादक था? ये भी अच्छा प्रश्न है। 13 के बाद भी आप देख लीजिए, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 सबका देख लीजिए, है ना। अब देख लीजिए इसका 6 का आपका उत्तर क्या बताएंगे आप, जल्दी से बताइए। राज्य में कौन सर्वाधिकता? आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में भी होती है गन्ना, महाराष्ट्र में भी होता है, सारे इन्होंने जितने भी प्रदेश लिए हैं सभी में होता है, लेकिन हम लगाएं कौन सा? अब यहाँ पर दिक्कत आती है बच्चों को कि कौन सा लगाएं, तो वही महाराष्ट्र का नाम आएगा मुझे, ठीक है। चलिए इसकी डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पर वर्ष 2013 में भारत में सर्वाधिक चीनी का उत्पादन, प्रमुख राज्य महाराष्ट्र, तत्पश्चात उत्तर प्रदेश तो रहते ही हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु क्रमशः दूसरे चौथे स्थान पर। सर्वाधिक 159 चीनी मिलें महाराष्ट्र में ही हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में 119 चीनी मिलें हैं। कर्नाटक में चीनी मिलें कार्यरत हैं। ब्राज़ील के पश्चात सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला देश भारत है, जबकि चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश भारत है, ठीक है। आपको पता चल गया कितनी जानकारी आपको यहाँ पर मिली। मैंने आपको बताया था कि मैं सिर्फ एमसीक्यू ही नहीं लेकर आ रही हूँ, साथ में उनसे संबंधित जानकारी, एमसीक्यू से संबंधित, साथ में उसके साथ आपको फ्री में भी बहुत सारी जानकारी मिल रही है, ठीक है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना है। यहाँ पर ये प्रदेश है, इनसे संबंधित ये कौन, टोंडा, गोंड, गुंडा क्या है ये, इनके बारे में आपको डिटेल में बाद में बताएंगे। पहले आप सुमेलित बताइए कौन सा नहीं है इसमें।
तो 7वें का आपका उत्तर हो जाएगा बी, टोडा असम। अब आपको बता दें कि ये क्या है, कौन टोडा गोंड, अगर आप नहीं जानते हैं तो ये है जनजाति, ठीक है। और इधर ये प्रदेश है, तो यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सी जनजाति से कौन से प्रदेश से संबंधित है, कौन सी जनजाति कौन से प्रदेश से संबंधित है। अब ये तो बिल्कुल गलत है, गोंड उड़ीसा, गोंड आंध्र प्रदेश, मुंडा झारखंड। अब हमें टोडा देखना है कि टोडा किससे संबंधित है। अब यहाँ पर देख लीजिए आप, इसकी स्पष्ट है कि टोडा जनजाति तमिलनाडु की है, न कि असम की है। अब यहाँ पर जो था असम लिखा हुआ था, लेकिन हमने अब तमिलनाडु यहाँ पर बता दिया गया है, तो तमिलनाडु की है टोडा जनजाति है। और बाकी तो आपकी सही थी, है ना। चलिए आगे चलते हैं। किस तिथि को दक्षिणी गोलार्ध में रात की लंबाई सबसे अधिक होती है। अभी अभी ये गया है आपका, ये दिन जो था अभी अभी गया है, बिल्कुल हाँ, थोड़े दिन हुए हैं। और मुझे लगता है सभी को ये पता होगा कि रात की लंबाई सबसे अधिक होती है। रात की लंबाई होती है, दिन बड़ा होता है, क्या होता है ये बताइए, क्या होता है, जल्दी से उत्तर लगाइए। लगा लिया होगा, 21 जून, अभी अभी गया है आपका 21 जून। चलिए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में रात की लंबाई सबसे अधिक होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस दिन सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, जिससे 21 जून को ही उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे लंबा होता है। मैंने भी आपको बताया था ना कौन सा दिन लंबा होता है, कहाँ होता है। तो ये वाला प्रश्न तो आप मोस्टली कर चुके हैं कि सबसे दिन लंबा कौन सा होता है ना, कब होता है। प्रत्येक वर्ष 21 मार्च व 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। देखिए एक और नई जानकारी, क्योंकि इसी दिन सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। एक के साथ आपको कई सारी फ्री की जानकारी। चलिए आगे चलते हैं। ग्लोब पर दी गई किस रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ग्लोब पर दी गई किस रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ये प्रश्न मोस्टली आता है और अलग अलग तरह से ये परोसा जाता है आपको एग्जाम में। तो 9 का आपका क्या उत्तर है, डी, 180 देशांतर रेखा पर। चलिए आगे चलते हैं, इसकी डिटेल देखते हैं। ग्लोब, आपको पता है प्रश्न आपका कहाँ से है, ये आपका ज्योग्राफी में से है, जो आपका विश्व भूगोल, आपका सामान्य इतिहास, सामान्य भूगोल, वहाँ से ये प्रश्न आपके उठ रहे हैं। ग्लोब पर दर्शाई गई 180 देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ये चीज़ आपको बता दी यहाँ पर। लेकिन आगे की जानकारी देखिए। रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है। जब इस रेखा से पश्चिमी दिशा में यात्रा की जाती है तो एक दिन जोड़ दिया जाता है, और जब इस रेखा से पूर्व दिशा में यात्रा की जाती है तो एक दिन घटा दिया जाता है। देखिए आपको जानकारी मिली ना, बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न पर। भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के अंतर्गत परामर्श देने के लिए एक बेंच गठित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है। बहुत अच्छा प्रश्न है, जरूर नोट डाउन करें, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय, न्यायाधीश, यहाँ से अनुच्छेद, आपका जो टॉपिक है संविधान से संबंधित, वहाँ से ये प्रश्न आपका लिया गया है। पहले प्रश्न आपके हिस्ट्री थे, फिर ज्योग्राफी थे, अब आप आ गए संविधान पर। चलिए देख लीजिए इसका उत्तर क्या होगा। लगा लिया आपने? अगर नहीं लगाया है और अगर आपका सही नहीं जा रहा है और अगर आपको नहीं आता है तो बता देते हैं, 20 का 5 जो कि न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है। कहाँ पर? बेंच गठित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के अंतर्गत परामर्श देने के लिए एक बेंच गठित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है। किसको? भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के अंतर्गत परामर्श देते हैं ये लोग, ठीक है। आप भी इस पद तक पहुंचिए, आप भी परामर्श दीजिए राष्ट्रपति जी को जाकर। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से 2 श्रेणी के मामलों में राय लेने के लिए अधिकृत है। कौन से 2 मामले हैं? सार्वजनिक महत्व के मामले, पूर्व संविधान संधि करार, वचनबद्धता, लाइसेंस या इसी की तरह के अन्य मामलों से वो क्या लेते हैं? परामर्श लेते हैं। लिखने की सर्वोच्च न्यायालय ने ही परामर्श देने के लिए बाध्य है, उन्हें राष्ट्रपति परामर्श मानने के लिए बाध्य है। अगर वो ऐसा कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। और वो उनको मजबूर भी नहीं कर सकते कि आप हमें परामर्श दीजिए, हमें आपकी ज़रूरत है। जनहित याचिका PIL, ये प्रश्न आपका हो चुका है। भारत के उच्च न्यायालय द्वारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्वीकार की जाती है? वहाँ पर ये PIL वाला प्रश्न, जनहित याचिका, दूसरे तरीके से आपको कराया गया था प्रश्न। यहाँ पर ये अलग तरीके से आया, लेकिन एक दूसरे से जोड़कर इनको करिए। पहली जो वीडियो कराई गई है वहाँ पर भी ये वाला प्रश्न आया था। देख लीजिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्वीकार की जाती है।
तो 11वें का आपका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 226। जैसा कि दोस्तों मैं आपको डिटेल भी कराती हूँ, तो ये डिटेल में भी मैंने आपको बताया था। तो इसकी डिटेल यहाँ पर आप देख सकते हैं। जनहित याचिका PI पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भारत के उच्च न्यायालय द्वारा भारत संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत स्वीकार की जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका दायर की जा सकती है। यहाँ पर स्वीकार की जा सकती है और यहाँ पर दायर की जा सकती है। जनहित याचिका ऐसी याचिका है जो कि उन लोगों के अब जनहित याचिका आपने ये जो आपका 4th मैंने कराया था प्रैक्टिस सेट, वहाँ पर जनहित याचिका शब्द है। और आप सोच रहे होंगे क्या है जनहित याचिका, यहाँ इसको एक्सप्लेन भी कर दिया गया है। जो कि जन यानी कि लोगों के सामूहिक हितों के न्यायालय में दायर की जाती है। कोई भी व्यक्ति जनहित में या फिर सार्वजनिक महत्व के किसी भी मामले के विरुद्ध जिसमें किसी वर्ग या समुदाय के हित या उनके मौलिक अधिकार प्रभावित हों, जनहित याचिका के जरिए न्यायालय की शरण ले सकता है। जनहित याचिका की शुरुआत कब हुई? अमेरिका के 1960 के दशक में। दशक तो सभी जानते होंगे, आपको पता है 1960, 1970, 1980, है ना। ये क्या होते हैं, जो आपका 10 साल का ये गैप है। और जो 100 साल का होता है वो क्या कहलाता है? वह शताब्दी कहलाता है। तो आगे कह रहे हैं कि दशक में, जबकि भारत में 1980 के दशक में मध्य में हुई थी। भारत में जनहित याचिका की शुरुआत PN भगवती ने की थी। अब देखिए आपको जनहित याचिका से संबंधित कितनी जानकारी मिल गई। अब ये शब्द आएगा तो मत पूछना कि जनहित याचिका मैम क्या होती है ना। जिन्होंने नहीं देखते ये वीडियो, जो नहीं देखेंगे, जो हमसे आगे जुड़ेंगे, उनके लिए फिर ये शब्द खड़ा हो जाएगा कि क्या है ये, है ना। मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि शून्यकाल जैसा कुछ भी नहीं होता। निम्नलिखित में से किस लोकसभा अध्यक्ष का यह कथन है? बहुत अच्छा कथन है। और किसका कथन है ये आपको बताना है। चलिए बताइए। यहाँ इसका उत्तर है, लेकिन यहाँ पर ये गलत है उत्तर। और इन्होंने एक्सप्लेन भी कर दिया कि ये जो है किसने कहा है। यहाँ पर ये चारों ही इन्होंने जो ऑप्शन दिए हैं चारों गलत हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा था, मैं आपको बतलाना चाहती हूँ कि शून्यकाल जैसा कुछ भी नहीं होता। भारतीय संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के बाद का समय शून्यकाल होता है। इसका समय अपराह्न 12 बजे से लेकर 1 बजे तक होता है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर आपके। भारत में किसी राज्य का राज्यपाल अपने पद पर कब तक कार्यरत रह सकता है? दोस्तों इस प्रश्न में सुमित्रा महाजन तो ऑप्शन में है, फिर इन्होंने यहाँ पर ये स्टार क्यों लगाया? चलिए देख लीजिए, यहाँ पर सुमित्रा महाजन है तो आपका D उत्तर सही जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो इन्होंने प्रश्न में कहा है ना, शायद प्रश्न को चाहता हूँ, ये चाहता हूँ गलत हो गया। यहाँ पर चाहती हूँ होना चाहिए था, तो ये प्रश्न ही इन्होंने गलत लिख दिया है। तो इन्होंने कहा था मैं बतलाना चाहती हूँ। और यहाँ पर क्या है, देखिए कितनी छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए होती हैं देखने के लिए। अब यहाँ पर चाहता हूँ, यहाँ पर चाहती हूँ, तो इसलिए शायद इन्होंने ऑप्शन में ये स्टार लगा दिया। और लेकिन आंसर आपका सही है, सुमित्रा महाजन। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं ना, चाहती हूँ और चाहता हूँ। अब वो तो चाहती हूँ तो लगाएंगे नहीं, सुमित्रा महाजन को तो बिल्कुल अलग ही कर देंगे ना। हुक्म सिंह, बलराम जाखड़, इन तीनों को ही समझेंगे चाहता हूँ मैं। तो ऐसे ही तो कन्फ्यूजन खड़े किए जाते हैं आप लोगों के लिए। भारत में किसी राज्य का राज्यपाल अपने पद पर कब तक कार्यरत रह सकता है? बताइए, राज्यपाल अपने पद पर कार्यरत रह सकता है। तो ये राज्यपाल से संबंधित तो आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। कौन इनकी नियुक्ति करता है, कौन इनको आसीन करता है, तो ये सब आपको, कितना कार्यकाल का समय होता है और क्या क्या होना चाहिए इस योग्यता के लिए, तो आपको अभी तो फ़िलहाल बताते हैं अपने पद पर कार्यरत रह सकता है कितने समय के लिए। तो आपका इसका उत्तर लगा लिया सबने आपने, तो इसका उत्तर है मात्र राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। बहुत आसान है और ये प्रश्न मोस्टली आता भी है। यहाँ पर इसकी डिटेल है, अगर आप जानना चाहते हैं तो इसको पढ़ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट डाउन भी कर लीजिए, क्योंकि राज्यपाल की जानकारी हम आपको कई बार करवा चुके हैं। अब आप इसको खुद से लिख लीजिए नोटबुक पर, अगर आपको कुछ लगता है कि इसमें से आपके लिए कुछ और निकल सकता है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या कितने प्रतिशत थी? जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या, बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा जाएगा, नोट डाउन कर लीजिए। B 31.16 थी, है ना।
इसकी डिटेल यहाँ पर। जनगणना 2011 के अनुसार कुल 121.6 करोड़ जनसंख्या में 83.35 करोड़ जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 37.71 करोड़ जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। इसी प्रकार कुल जनसंख्या का लगभग 31.2% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में तथा लगभग 68.8% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। सारे आपको ब्यौरा डाटा मिल गया यहाँ पर, सारा डेटा मिल गया यहाँ पर, कौन कहाँ निवास करता है। ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आकलन का कार्य करने वाली संस्था है, बताइए राष्ट्रीय आकलन कौन सी संस्था करती है? सभी को पता होगा और ये कॉमर्स के बच्चे तो जानते ही होंगे, है ना। बताइए। अब आपको पता ही है कि सामान्य ज्ञान का जो पेपर है सभी के लिए कॉमन है, चाहे उसमें ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हों, चाहे कॉमर्स के हों, चाहे साइंस के हों, ये तो सभी के लिए सेम आना है। तो इसको तो कॉमर्स वाले अच्छे से जानते हैं। तो 15 का आपका उत्तर हो जाएगा। बताइए जल्दी से क्या है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। चलिए इसकी डिटेल देख लीजिए। भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन का केंद्रीय संगठन यानी कि CSO के द्वारा किया जाता है। इस कार्य में राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन NSSO भी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की सहायता करता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली में ही। यह संगठन सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करता है। बहुत अच्छी जानकारी। तेंदुलकर कमेटी का संबंध है, बताइए किससे संबंध है? ये 4 ऑप्शन है, चारों में से किससे वे संबंधित हैं? तेंदुलकर कमेटी, बताइए। तो 16 का आपका उत्तर हो जाएगा B, गरीबी आकलन से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पर इसकी आपको डिटेल मिल जाएगी। 2004-05 में गठित तेंदुलकर कमेटी का संबंध भारत में गरीबी रेखा के आंकलन से था। अगर आपको एक्स्ट्रा भी पढ़ना है तो पढ़ लीजिए यहाँ से। चलिए आगे चलते हैं। जनांकिकी लाभ का अर्थ है आर्थिक दर में बढ़ोतरी जिसका कारण है। बताइए जनांकिकी लाभ का अर्थ क्या है? तो 17 का आपका उत्तर हो जाएगा C, कार्यकारी जनसंख्या की भागीदारी, है ना। आपको लगता है उत्तर आपका सही गया है, तो बहुत अच्छे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपकी पहले डिटेल दे देते हैं आपको, यहाँ इससे आपकी इसकी डिटेल मिल जाएगी, इसको पढ़ लीजिए आप। चलिए थोड़ा सा हम बता देते हैं। जनसंख्या ढांचे में कार्यकारी जनसंख्या की भागीदारी बढ़ोतरी होने के कारण आर्थिक दर में बढ़ोतरी होती है, जिसे जनांकीय लाभ लाभांश भी कहते हैं। और अधिक पढ़ लीजिए इसको। भारत रत्न से सम्मानित श्री अटल बिहारी वाजपेयी का स्वर्गवास कब हुआ था? बहुत अच्छा प्रश्न। तो सभी को पता होगा कि 2018 में इनका स्वर्गवास हुआ था, लेकिन कौन सी डेट को हुआ था पता है आप लोगों को? लगा लिया आप लोगों ने? तो आपको बता दें 16 अगस्त 2018 को। तो अगर आप किस डेट से, आप डेट को कैसे याद करते हैं? आप डेट को ऐसे याद करें कि आपकी कोई ऐसी बात हो इस डेट से संबंधित, तो उससे जोड़कर आप इनको याद कर सकते हैं। डेट से संबंधित अगर आप एक दूसरे की घटनाओं को जोड़ेंगे तो आपको ये जल्दी से याद होंगे। अगर आप ऐसे ही खाली खाली तारीख याद करेंगे तो शायद नहीं होगा। एक डेट को दूसरी डेट से जोड़िए, है ना। अगर आपकी इसी तारीख में कुछ हुआ, आपसे जुड़ी कोई घटना है, तो उस घटना को याद रखिए, तो ये आपको याद रहेगी। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। बताइए कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के उपराष्ट्रपति। पता है आप लोगों को? तो लगाइए आंसर। तो 19 का आपका उत्तर हो जाएगा। जल्दी से बताइए। A, भारत के लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, तो उत्तर सही गया है, तो बहुत अच्छे। नहीं गया है तो देख लीजिए यहाँ पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार अध्यक्ष भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। कौन? लोकसभा अध्यक्ष भारत संसद की। उनके अनुपस्थित रहने की दशा में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता की जाती है, जबकि संसद दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भारत के राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है या बुलाई जाती है। एशियन गेम्स 2018 का आयोजन किस देश में किया गया था? बहुत अच्छी जानकारी आपको दे चुके हैं पहले भी। बताइए एशियन गेम 2018 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो 20 का आपका उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा D, इंडोनेशिया में। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर इसकी डिटेल है। 18वें एशियाई गेम 2018 का आयोजन जकार्ता में हुआ। जकार्ता के पालेमबंग इंडोनेशिया में किया गया था। 19वें एशियाई खेल का आयोजन 2022 में हिंगुछू चीन तथा 20वें एशियाई खेलों का आयोजन वर्ष 2026 में जापान के नागायो में आयोजित होगा। देखिए कितनी जानकारी।
आपको 18 का तो पता चला ही, साथ में 22 का भी और साथ में 26 का भी आपको पता है कितने साल का गैप आ रहा है। ये एशियाई गेम जो है कितने साल के गैप पर होते हैं। एशियन गेम 2018 की 800 मीटर दौड़ स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने प्राप्त किया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। अब आपको एशियन गेम के बारे में पूछा जा सकते हैं प्रश्न, 2 प्रश्न आ चुके हैं, नोट डाउन जरूर कर लें। तो आपका इसका उत्तर बताना है आपको, तो इसका उत्तर हो जाएगा मनजीत सिंह ने क्या लिया था स्वर्ण पदक, किसमें? 800 मीटर दौड़ की स्पर्धा में। ठीक है, अब देख लीजिए इसकी डिटेल यहाँ पर। आगे है निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित है? यहाँ पर खेल हैं, यहाँ पर उनसे संबंधित खिलाड़ी हैं। तो क्रिकेट तो सभी को पता है, विराट कोहली जी हैं, है ना। हॉकी का सभी को पता है, ध्यानचंद जी हैं। आप देख लीजिए लॉन टेनिस और स्पोर्ट्स खेल कूद, तो आप बताइए कि 22 में हम ऐसे लगाएं या फिर ऐसे लगाएं, बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपके लिए हम बता दें कि यहाँ पर आपके जो हैं इसमें एक आपका छूट गया है, यहाँ पर शतरंज भी है, क्योंकि विश्वनाथ आनंद जी तो शतरंज से संबंधित हैं। अब ये तो यहाँ पर हो गए हैं। अब स्पोर्ट्स खेल कूद में हम किसको लेंगे? अब हम इनको मंजीत को ले लेंगे। तो बिल्कुल सही जा गया है आपका आंसर जिसने लगाया है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर इसकी डिटेल है, एक आपका इसमें छूट चुका था शतरंज। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत में गेहूं के उत्पादन में कौन सा स्थान है? दोस्तों ये तरीका जो मैंने आपको इस वाले प्रश्न में भी बताया, तो ऐसे भी आप दिमाग दौड़ा कर आंसर को कर सकते हैं, क्योंकि टाइम कम होता है और प्रश्न बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपको जो चीज़ आती है फटाफट उनको मैच करिए, और जो बच जाता है वहाँ थोड़ा सा ट्रिक लगाइए, दिमाग लगाइए, तो प्रश्न आसान हो जाते हैं। एक ट्रिक मैंने आपको एक बार और बताई थी कि आप लैमिनेट वाली भी ट्रिक अपना सकते हैं, अभी बताते हैं आगे। पहले प्रश्न देख लीजिए, भारत में गेहूं के उत्पादन का कौन सा स्थान है? बताइए भारत में गेहूं के उत्पादन का कौन सा स्थान है? तो भारत में ही नहीं, मतलब ये विश्व का पूछ रहा है कि भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो 23 का आपका उत्तर हो जाएगा, बताइए बी, द्वितीय स्थान है। चलिए इसकी डिटेल आपको देते हैं। गेहूं उत्पादन में भारत को विश्व में दूसरा स्थान प्राप्त है। इसका कुल गेहूं उत्पादन 96 मिलियन है, जबकि 123 मिलियन के साथ चीनी गेहूं उत्पादन में यह प्रथम स्थान पर रहता है। देखिए हमारे देश के किसान कितने हमारे देश को आगे बढ़ा रहे हैं। निम्नलिखित ICAR अनुसंधान संस्थानों में से कौन सा वाराणसी में स्थित है? ICAR बताइए कहाँ है? 24 का आपका हो जाएगा, बताइए, लगाइए आपने अपना आंसर। तो हमारे हिसाब से तो डी है, भारतीय सब्जी अनुसंधान। कहाँ स्थित है? वाराणसी में। चलिए इसकी डिटेल देखते हैं। डिटेल नहीं है, यहाँ पर है डिटेल, इसकी देख लीजिए। इसका भारतीय सब्जी शाक अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा बिहार में। अब देखिए आपको ये सारे मिल चुके हैं, ये भी मिल गया आपको, दलहन का भी मिल चुका है आपको, कृषि का भी मिल गया है, गन्ने का भी मिल गया है। हमने कहा था ना आपको एक के साथ 3 फ्री मिल रहे हैं। 1 गीगाबाइट निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो ये तो मोस्टली सभी को पता है, 1024 मेगाबाइट के बराबर। ये तो आपको पूरी सारणी याद होनी चाहिए, किलोबाइट से लेकर टेराबाइट सब आपको पता होनी चाहिए किसके बराबर होते हैं। यहाँ पर ये है आपका डेटा की आपकी जो साइज के हिसाब से यहाँ पर दे रखा है इन्होंने। निम्नलिखित इकाइयों में मापा जा सकता है। किलोबाइट को, टेराबाइट को कैसे मापते हैं हम? 1 बाइट में 8 बिट, 1 किलोबाइट में 1024 बाइट, 1 MB में आपके 124 KB और GB में MB। ठीक है, चलिए जानकारी आपको प्राप्त हो गई है। वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो है अपने दोस्तों के साथ अपना ज्ञान को बांटिए, और हिंदी मिरर के साथ आप ऐसे ही जुड़े रहिए।